नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट नंबर 3 है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट नंबर 3 है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। आपका जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 1 है। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसका मेजर पोर्शन क्या क्या है? साइंस है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है और थोड़ा बहुत मिसलिनियस का जो सिलेबस है वो सब है। तो उसी से रिलेटेड हम आपको सिलेबस को कंप्लीट करने के हेतु आपका ये जो है सेट, हम लगभग तीसरा सेट हमारा ये चल रहा है। यदि आप पहला दूसरा ना देखें तो उसको भी जाके देख लें। ये सारा वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है, बीपीएससी क्या, लगभग सभी एग्जाम प्रीवियस ईयर को दोस्तों रिपीट करती ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर रिपीट करती है, तो आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको जल्दी से टिक कर पाएंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं जीएस में क्या है, यदि आ रहा है तो आप टिक करेंगे, नहीं आ रहा है तो पूरा समय लगा भी देंगे तो कुछ उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अपने नज़रों से देख पाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, सेट नंबर 3 है इसका एनवायरमेंट इकोलॉजी का। और भी लाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। अच्छे से आप ध्यान से सुने लास्ट तक, आपको गुड फील होगा, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ दोस्तों आपको यहीं पे याद हो जाएगा, जैसा कि हम पहले दूसरे में भी आपको बताएं। यदि नहीं देखें तो आप उस दोनों को भी जाके देख लें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे पहले हम अपने दोनों वीडियो में बता चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में, वो क्या है कि इकोलॉजी शब्द, आप जानते हैं इकोलॉजी शब्द ये पूछता है, ये हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि इकोलॉजी जो टर्म है, इकोलॉजी जो शब्द है, ये दिया किसने है? तो अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द को दिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले, कहीं लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ दे, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? तो रीटर है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रीटर हैं, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखें। और हम बताते हैं, पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो ये है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछे तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक। ये तो हुआ इकोलॉजी से। दूसरा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जो इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? एजी टांसले। किसने दिया है दोस्तों? एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। एजी टांसले, आप अच्छे से नोटबुक में लिख ले। और फादर ऑफ इकोसिस्टम पूछे तो वो क्या है? ईपीओडम है। कौन है? ईपीओडम। क्योंकि इकोलॉजी में बहुत सारा टर्म है, कल हॉट स्पॉट के बारे में हम बताए थे, आगे और भी पढ़ेंगे। हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछता है कि उसके फादर कौन है, वो टर्म दिया किसने था। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा बहुत, उसको आप अच्छे से रिवाइज मतलब देख लें, लिख लें, आप याद रख लें इसको। पूछेगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने हेतु आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाती है। देखिए, इकोसिस्टम के अंतर्गत किसी भी मानव को, ह्यूमन को, जीवन कंप्लीट लाइफ को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम लैंड की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पदछाप, ध्यान रखें, अच्छा टर्मिनोलॉजी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, समुद्री पारिस्थितिकी में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जो ओशन इकोसिस्टम है दोस्तों, ओशियनिक इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम, उसका जो मेन प्रोड्यूसर कौन होता है? तो मेन प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। अगर ओशियन में पूछे तो कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है। आप यदि इसका पूरा अगर हायरची देखें तो सबसे पहले होता है फाइटोप्लैंक्टन, उससे ऊपर होता है जू प्लैंक्टन, उससे ऊपर होता है स्मॉल फिश, आफ्टर देन बिग फिश। ये मतलब ओशियनिक इकोसिस्टम का एक प्रकार से हायरची आप या फूड चेन जिसको कह सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। एक तो है प्रोड्यूसर है, ये आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा, मतलब जिसको कहते हैं उत्पादक कहते हैं, ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये है टॉप कंज्यूमर। ओके, बस यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉप कंज्यूमर, 2 से 3 ट्रॉपिक लेवल तक ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर एनर्जी उतना मिल नहीं पाता है, तो 2 से 3 ट्रॉपिक लेवल तक ही जाता है। तो ओशनिक इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, कौन है आपका? फाइटोप्लैंक्टन है जो प्रोड्यूसर है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। नेक्स्ट,
पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑब्वियसली इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मेन सोर्स है, इकोसिस्टम में क्या, पूरे अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? आप सभी पर हैं, सब दिन से पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है या प्राथमिक स्रोत जिसको कहते हैं वो क्या है? सन है या सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहा जाता है? जो इकोसिस्टम है इसमें जो एलिमेंट का साइकिल चलता है दोस्तों, एलिमेंट का साइकिल आप पढ़े होंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं, पढ़ना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हम कार्बन फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, तो हम आपको अलग से उस पर एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो उसके जो एलिमेंट का जो चक्रण साइकिल क्या कहलाता है, उसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र उसको दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बायोजियो केमिकल साइकिल। बायोजियो केमिकल साइकिल, बस इस जैव भू रासायनिक चक्र का इंग्लिश में है बायोजियो केमिकल साइकिल। और न्यूट्रिएंट साइकिल भी इसको कहते हैं, जहाँ पे आपको एक तो फॉस्फोरस साइकिल पढ़ना होता है और कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल मेन है। ये मतलब दोनों तो पढ़ना ही पड़ता है। इसका एक डाटा भी है कि अगर हम देखें पूरे ग्लोबल पर, कि पूरे अगर ग्लोब पर देखिए दोस्तों, पूरे अर्थ पर देखिए तो 71% जो कार्बन है आपका ओशियन में ही पाया जाता है। 71% जो कार्बन है, 71% कार्बन जो है ओशियन में पाया जाता है। और यही जो है पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ जो 13 4 × 10⁻³ kg ऑफ कार्बन जो है बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स्ड किया जाता है। इतना कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स्ड किया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये दोनों डाटा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैव ऑक्सीजन मांग BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए BOD, सबसे पहले तो आपके लिए BOD का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। BOD का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एक कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे आपको, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल, और एक होता है बायोकेमिकल। तो हमारा जो यहाँ BOD है, BOD में दोस्तों B4 क्या है? बायोकेमिकल है। ध्यान रखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ना कि बायोलॉजिकल। ये इनकरेक्ट है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। BOD में जो B है वो बायोकेमिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है, इसलिए हम आपको बता दिए। तो कह रहा है BOD एक मानक मापदंड है। BOD क्या है? BOD आपको ये बताता है, मान लीजिए किसी का BOD बहुत ज़्यादा है, किसी भी वाटर का BOD बहुत ज़्यादा है, तो समझिए कि वो वाटर बहुत ज़्यादा डर्टी है। BOD ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, वही आपका पानी क्या है? डर्टी वाटर है। BOD कम मतलब वाटर कम, लेस डर्टी है। BOD अगर कम है, BOD जितना कम रहेगा, जितना BOD कम रहेगा वाटर उतना आपका बेटर रहेगा। तो यही है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन का है। BOD आपको क्या बताता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोई भी वाटर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है वो आपको BOD बताता है। तो BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं पोल्यूशन। BOD ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा, BOD ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा, BOD कम पोल्यूशन कम। ध्यान रखें। BOD क्या था? BOD में B क्या है? बायोकेमिकल है दोस्तों, बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। जो सिगरेट के स्मोक है उसमें क्या है, मुख्य जो पोल्यूटेंट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हाईली डेंजरस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटेंट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के साथ मिलता है दोस्तों, तो ये क्या बनाता है? स्टेबल कंपोनेंट बना लेता है। हीमोग्लोबिन को मतलब चॉक कर देता है एक प्रकार से। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में पोर्टेबल नहीं हो पाता उसके बाद, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस है, जो कि किस में होता है? सिगरेट के धुआं में, इसलिए सिगरेट पीने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, पारे और नाइट्रेट से संबंधित जल के उपयोग से होने वाला रोग है। पारा आप जानते हैं मरकरी से कौन सा बीमारी दोस्तों? मिनीमाता, कई बार आप पढ़े होंगे। जो मिनीमाता डिजीज है वो किसके कारण? तो पारा से, मरकरी से। और नाइट्रेट से कौन होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक और पूछता है कैडमियम से क्या होता है? इटाई डिजीज।
इटाई डिजीज किससे होता है दोस्तों? कैडमियम से। ध्यान रखिए ये तीनों कभी कभी डिजीज पूछ देता है। नेक्स्ट है वह वायु प्रदूषक जो रक्त परिसंचरण को दुष्प्रभावित कर मौत का कारण बन सकता है। देखिए रक्त परिसंचरण को हम अभी बताए थे कि वह वायु मतलब वह एयर पोल्यूटेंट कौन है जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को दुष्प्रभावित करके, मतलब क्या, अनरेगुलेट, सही से रेगुलेट नहीं कर पाएगा और आपके मौत का कारण बन सकता है। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों हाईली पोल्यूटेंट है, डेंजरस पोल्यूटेंट हम आपको पहले ही बताए थे। ओके, हार्मफुल है क्योंकि आपकी ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, उसके साथ ये कंबाइन कर लेता है और स्टेबल कंपोनेंट बना देता है। एक प्रकार से समझिए कि ये बर्बाद कर देता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपके एक सवारी गाड़ी की तरह है। ये हीमोग्लोबिन जाता है लंग्स के पास ब्लड के साथ और ऑक्सीजन को लाता है शरीर के पूरे मतलब सेल को पहुंचाता है और बाद में फिर क्या लेता है? यही CO2 लेता है, कुछ CO2 लेता है और फिर CO2 को जाकर वहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। दोस्तों अब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो आदमी की डेथ हो सकती है। वही पूछ रहा है। तो वह वायु प्रदूषक जो रक्त संचरण को, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर सकता है या अनरेगुलेट कर सकता है और आपके डेथ का कारण बन सकता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिस भी सॉइल में उगता है वहाँ किस चीज़ की कमी होती है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट, ओलिव रिडले कछुए, ये पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ओलिव रिडले कछुए के नेस्टिंग के लिए, नेस्टिंग मतलब एक प्रकार समझो उसके रिप्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो चिल्का झील है उसी के आसपास है गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, यह उड़ीसा में। ध्यान रखें दोस्तों, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ध्यान रखिए। गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में, चिल्का झील के आसपास। नेक्स्ट, जो कि किस लिए फेमस है? तो ओलिव रिडले जो टोर्टोइज है, कछुआ है, ये सिर्फ इक्वाडोर में मिलता है। अपने यहाँ एक इक्वाडोर जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, वहाँ पर मिलता है और अपने यहाँ बस उड़ीसा में बहुत कम जगहों पर मिलता है ओलिव रिडले कछुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यूपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी सब क्वेश्चन को ये सब क्या करता है? कॉपी पेस्ट कर देता है, वही वन लाइनर करके यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है वन जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अधिनियम सर्वप्रथम प्रभावी कब हुआ? तो 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले 1972 में आया था, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछे, इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। दोनों अलग अलग चीज़ है। ये है वाइल्ड लाइफ दोस्तों, वन्यजीव मतलब क्या? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछे 1972 में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1986 में। और एक प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। यही जब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में हो रहा था स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, इंदिरा गांधी वहाँ गई थी। वो वहाँ उतना ज़्यादा प्रभावित हुई इन्वायरमेंट को लेकर और टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट की थी। ओके, तो ये कुछ जानकारियाँ थी। नेक्स्ट है भारत में बाघों की गणना के लिए प्रचलित विधियाँ हैं। अपने यहाँ जो नंबर ऑफ टाइगर्स कितना है, ठीक है, उसको गणना के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए कौन सा टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो पगमार्क विधि तथा कैमरा ट्रिप विधि। देखिए पगमार्क का मतलब जानते हैं आप कि सामने से नहीं जाके गिनेगा, कि जंगल में चला गया, हाँ चलो आज सामने से बाघ को गिनते हैं, ऐसे गिनना संभव नहीं है। बाघ जानते हैं खूंखार जानवर है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि बाघ या शेर आदमी से उसका मतलब अच्छा रिश्ता रहता है, उसके साथ खेलता है, लेकिन ये कदाचित सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। कुछ जो बचपन से जिसको पाला जाता है वही स्वामी भक्त होता है, लेकिन ऐसे बाघ शेर ये सब क्या है? खूंखार जीव है। आपको देखिएगा सामने में तो फिर वो छोड़ नहीं सकता है। तो उसकी जो गणना की विधि है क्या है? पग मार्क। उसका जो पैर का चिन्ह है, पैर के चिन्ह को देख के हाँ अगर कहीं से क्रॉस किया है देख लेगा कि अच्छा यहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है, उससे उसको कैलकुलेट करता है कि इतना हमारे पास बाघ है। या कैमरा सब जगह लगाए रहता है और कैमरा में कौन बाघ कहाँ आया है उससे भी उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये दोनों टेक्निक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ध्यान रखें। प्रोजेक्ट टाइगर पूछे दोस्तों तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ 1992 में। ओके, ध्यान रखें, सब पूछता है क्वेश्चन, सारा मतलब पूछा ही हुआ क्वेश्चन है कहीं न कहीं एग्जाम में। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन मिल जाएगा।
पृथ्वी पर किसी स्थान के लंबे समय की मौसम घटनाओं की औसत को क्या कहते हैं? देखिए, लंबे समय की मौसमी घटनाओं को, लॉन्ग टाइम के जो वेदर रिपोर्ट को क्या कहते हैं? जलवायु। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट यही होता है कि किसी एक जगह का ये सब जगह अलग अलग हो सकता है, किसी एक जगह का यदि आप लॉन्ग टाइम का उसका जो वेदर का रिपोर्ट अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको वहाँ का जलवायु पता चल जाएगा। ओके, ये है क्लाइमेट। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली आप जानते हैं CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कई कारण से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। आजकल जो सबसे पहले तो नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ी हैं, गाड़ियों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है, उससे भी CO2 निकलता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत सारे गैसें निकलता है। या कह सकते हैं हम लोग खुद CO2 हमेशा CO2 निकालते रहते हैं, और आदमी की जनसंख्या तो धरती पर सबसे ज़्यादा है, तो ये भी CO2 को इंक्रीज़ करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो CO2 क्या है? ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे आसपास को क्या करता है? माहौल को गर्म करके रखता है। आप खुद अपने मुंह से भाप छोड़िए, आपको ये गर्म लगेगा, क्योंकि आप CO2 छोड़ते हैं। CO2 छोड़िएगा, ये इसमें हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो ये आपके ग्लोब को तो गर्म करेगा ही। इसका क्या कारण है? तो सौर विकिरण के अविरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है। वही सोलर एनर्जी जो है उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करेगा तो बाद में रेडिएट भी करता है। यही तो थ्योरी है ब्लैक होल का, जो घटना है कि वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो सबसे ज़्यादा रेडिएट भी करता है, तो बाद में ये छोड़ता है, तो हमारा ग्लोब जो इस प्रकार से गर्म है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मृदा में संग्रहित होता है, क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मृदा में संग्रहित होता है, ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन को एक प्रकार से समझिए कि उसका यूज़ करके मॉडिफाई करके उसको ग्लूकोज में बदलता है। उसको क्या कहते हैं? ग्रीन कार्बन। क्या कहते हैं? ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने बिहार से क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन आता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य अमूमन क्या लगेगा? उदयपुर, अच्छा राजस्थान में होगा, लेकिन नहीं, ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पश्चिम चंपारण बिहार में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण बिहार में है। और वेस्ट चंपारण में दोस्तों एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखें। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल शुरू करने वाली संस्था क्या है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल शुरू करने वाली कौन है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC जो है, ये संस्था जो है इस मतलब मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट चेंज न्यूट्रल नाव इस पहल को शुरू की है। और कॉप का नाम सुने होंगे दोस्तों, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो किसका है? इसी का है, UNFCCC का ही है, वही करवाता है कॉप। जैसे इस बार होगा COP 27। COP 27 2022 कहाँ होगा? COP 27 जो है इसका आयोजन 2022 में होगा मिस्र में। कहाँ? इजिप्ट में। इजिप्ट में होगा। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि COP 27 का इन्वायरमेंट का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि COP 27 जो 2022 में आयोजित होगा, कहाँ होगा? तो इजिप्ट में होगा। और लास्ट ईयर का COP कहाँ हुआ था? COP 26 COP 26 कहाँ हुआ था 2021 का? तो ये हुआ था ग्लासगो दोस्तों, स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड, यूरोप का कंट्री। यहाँ पर COP 26 का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे। और ये COP 27 का आयोजन आपका इजिप्ट में होगा, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण लगभग है। जो वायुमंडल में ओजोन, एटमॉस्फेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन लगभग कितना है? तो 300 डॉप्सन यूनिट है, 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन को, जो ओजोन लेयर है दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है? आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज वगैरह यहीं पर उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हवाई जहाज वगैरह उड़ता है। और स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे कौन है? ट्रोपोस्फेयर है। इस दोनों को तो कम से कम ध्यान रखें, ट्रोपोस्फेयर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं होती है, बादल का आना या बिजली का चमकना, बारिश होना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमको अल्ट्रा वायलेट रे, जो सन से जो UV रे आता है दोस्तों, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। ये अगर नहीं रहता तो स्किन कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंटार्कटिका के पास सबसे पहले ओजोन होल को देखा गया था, और
ओजोन को मापने का इकाई क्या है? ओजोन को हम किस में यूनिट में मापते हैं? तो डॉप्सन में। किस में? डॉप्सन यूनिट में, ध्यान रखें। नेक्स्ट, वायुमंडल का वह भाग जिसमें ओजोन मुख्य रूप से पाया जाता है, हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया है, वो क्या है? समताप मंडल है। कौन है? स्ट्रेटोस्फीयर है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ये आपके हर एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब भी पढ़िएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, COP, ये आपको आएगा, कहीं ना कहीं रिवाइज होते जाएगा। क्यों? ये जरूरी भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हमेशा इससे एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में मिल ही जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ है, वही ओजोन लेयर में जो होल हुआ है, उसी को किस प्रकार से ठीक किया जाए या उसको और बढ़ने ना दिया जाए, उससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को दोस्तों। ये जो बैठक हुई थी 16 सितंबर 1987, कहाँ? मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में इसकी बैठक हुई थी 16 सितंबर 1987 को। तो वो ओजोन लेयर के कंजर्वेशन से संबंधित है, इसलिए 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल ओजोन डे भी मनाया जाता है। और ये ओजोन डे हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन डे हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा से होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं। जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है? कैंसर हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पल्मोनरी एम्फीसिया हो सकता है। पल्मोनरी मतलब आपका लंग्स में डिजीज हो सकता है, ब्रोंकाइटिस लंग्स का प्रॉब्लम है, और वही रेस्पिरेशन संबंधी कई सारी बीमारियां हो सकती है दोस्तों। कैंसर है, किडनी है, उसके बाद रेस्पिरेटरी जो रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है। एसिड रेन जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। पानी में जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वही होता है एसिड रेन। ये अमूमन जो किसी भी साल की पहली बारिश होती है उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, जो कि कई सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। तो पहली बारिश में तो किसी भी ईयर का पहली बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए, मानसून की पहली बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरसात तो सभी को पसंद है। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। जो धारणीय विकास है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच जो है आपके सेंसिटिव का इशू है, वो प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपको बताए थे दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, अर्थ समिट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहला बैठक कब हुआ था। ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके पास आते जाएगा, हर एक एपिसोड में आएगा। हम जो सेट बनाएंगे सब सेट में आएगा, आपको हम यहीं पर रिकॉल करा देंगे, बस आप अंत तक सुनते जाएं, ये सब क्वेश्चन आता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बैठक हुआ था दोस्तों 1972 में हुआ था, ये भी ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी बताएं तो 16 सितंबर 1987 को। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, COP थर्ड जो तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें ग्रीन हाउस को कम करने पर बातचीत किया गया था। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट 1992 में, 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ये हमने लास्ट जो सेट हम लोग बनाए थे उसमें भी हम किए थे दोस्तों। तो अर्थ समिट पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। ओके, और इसी में एजेंडा कभी कभी पूछ सकते हैं एजेंडा 21 पर कब बात किया गया था? तो एजेंडा 21 पर यही अर्थ समिट में ही बात किया था। एजेंडा 21 कब बनाया गया था? तो यही अर्थ समिट 1992 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 में। तो ये हमारा दोस्तों सेट नंबर 3 था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेट नंबर 3 है। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहीं हो सकता है भूल चूक हो गई हो तो आप वो भी हमें इम्प्रूव कर सकते हैं, सब बता सकते हैं, हम आगे उस पर ध्यान रखेंगे। और कुछ और आपके मन में कोई क्वेरी हो तो, कुछ एक्स्ट्रा हो आपके जानने का, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी या कोई भी और हो दोस्तों आपके सिलेबस रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करें कि आपको मतलब आपके प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। इसके लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जानते हैं कि हम अपने वीडियो पर, अपने चैनल पे आपके पेपर से रिलेटेड, आपके सिलेबस रिलेटेड हर एक वीडियो को, लगभग हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, और लास्ट तक सब चीज़ कवर कर लेंगे, आपको रिवीजन भी अच्छे से करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करें। नवंबर में आपका पेपर 1 का एग्जाम है, पेपर 1 पे मेन फोकस करें, मेन फोकस आप पेपर 1 पे करें, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस आपका देखा हुआ सिलेबस है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।